प्रमिला के घर में कुछ दिनों से बहुत शोरगुल है। प्रमिला की बहन शारदा मुंबई से अपने इकलौते बेटे रोहन को लेकर 7 दिनों के लिए कोलकाता आई हुई है। यहाँ पर रोहन अपने मामा जी के घर 4 दिन बिताने के बाद अपनी मौसी के घर 3 दिनों के लिए घूमने आया हुआ है। प्रमिला के जीजा जी को ऑफिस से छुट्टी न मिलने के कारण वो रोहन और शारदा के साथ नहीं आ पाए। 2 दिन ऑलरेडी गुजर चुके हैं। ये आखिरी रात बीतने के बाद कल सुबह ही रोहन को लेकर शारदा मुंबई लौट जाएगी। दोनों बहनें बैठकर दोपहर को सुख दुख की बातें कर रही थी। तभी रोहन ने आकर कहा, माँ मुझे अपनी घड़ी नहीं मिल रही है। रोहन की माँ शारदा बोली, बेटा यही कहीं रखी होगी, तुम ठीक से ढूंढो, मिल जाएगा तुम्हें। इतना कहते हुए फिर से दोनों बहनें आपस में बातें करने लगी। लेकिन कुछ ही देर बाद रोहन फिर से अपनी माँ के पास आकर कहने लगा, माँ मुझे घड़ी नहीं मिल रही है, आप उसे ढूंढने में मेरी सहायता करो ना प्लीज। अब शारदा उठ खड़ी हुई। रोहन अभी 10 वर्ष का ही है। प्रमिला के बेटे मोहन से 3 वर्ष बड़ा है रोहन। जो घड़ी रोहन को अभी नहीं मिल रही है वो बहुत ही महंगी है। शारदा की ननद लंदन में रहती है। उसी ने यह घड़ी अपने भतीजे के लिए गिफ्ट में दी थी। बहुत ढूंढने के बाद भी जब वह घड़ी नहीं मिली तब प्रमिला को बहुत बुरा लगने लगा। इस शहर में तो वैसी घड़ी मिलती भी नहीं है जो प्रमिला उसे खरीद कर आज ही ले देती, इसलिए उसे बहुत दुख हुआ। इधर रोहन बार बार यही बात दोहराता रहा कि उसने तो घड़ी कमरे के टेबल पर ही रखी थी। प्रमिला के घर में केवल उसकी 70 वर्षीय सास आशा देवी, प्रमिला का पति तपन और उनका 7 साल का बेटा मोहन है। अगर बाहरी लोग की बात करें तो काम वाली मालती दीदी है। जब मालती दीदी काम करने आती है तब वो अपने बेटे चंदू को भी साथ लेकर आती है। मालती जब सोसाइटी के दूसरे फ्लैट में काम करने जाती है तब वह चंदू को प्रमिला के घर पर ही छोड़ जाती है। चंदू मोहन के उम्र का ही है। सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन चंदू प्रमिला के घर पर ही करता है। प्रमिला की सासू माँ आशा देवी भी चंदू को पढ़ाई में पूरी मदद करती है। वो उसे प्रतिदिन पढ़ाती है। जब कभी मोहन को स्कूल से छुट्टी मिलती है तब मोहन और चंदू दोनों एक साथ खेला करते हैं। मालती दीदी इस घर में बहुत दिनों से काम कर रही है और वो बहुत ही विश्वसनीय भी है। तो फिर ये घड़ी गई तो गई कहाँ? तपन पहले ही ऑफिस चला गया है। सब कुछ सुनने के बाद आशा देवी कहती है, मालती दीदी से कहना कि कल से चंदू को इस घर में वो न लाए। प्रमिला बोली, तो मम्मी जी आप चंदू पर ही शक कर रही हैं? बिना कोई सबूत के आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि घड़ी चंदू ने ही लिया है? क्या आपने उसे घड़ी लेते हुए देखा है? आशा देवी बोली, मेरे पास कोई सबूत नहीं है और न ही मैंने चंदू को घड़ी लेते हुए देखा है, इसलिए तो मैं उस पर केवल शक कर रही हूँ, उसे वापस लौटाने के लिए नहीं कर रही। जब रोहन वह घड़ी चंदू को दिखा रहा था तब चंदू बड़े उत्साह से उस घड़ी की तरफ अपनी नजरें टिकाए हुए था। मैं निस्संदेह कह सकती हूँ कि वह घड़ी चंदू ने ही ली है। प्रमिला बोली, पर माँ जी यदि मालती दीदी चंदू को यहाँ नहीं लाई तो उसे घर पर अकेले छोड़कर आना होगा। यहाँ पर चंदू को जो सुबह और दोपहर का खाना दिया जाता है वो भी बंद हो जाएगा। आप तो उसे पढ़ाते भी हैं, वो भी बंद हो जाएगा, उसकी पढ़ाई भी चौपट हो जाएगी। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बहू? जैसा मैंने तुमसे कहा है तुम वैसा ही करो, मुझे और कुछ नहीं सुनना। प्रमिला शारदा, रोहन और मोहन को एक भी शब्द बोलने का अवसर न देकर आशा देवी सीधे अपने कमरे में चली गई। उसी दिन सब लोग शाम को बैठकर चाय पी रहे थे। दोपहर की घटना से घर में मायूसी छाई हुई थी। शारदा तो खुद को ही दोषी मान बैठी थी। उसने ननद से कहा था कि इतनी महंगी घड़ी रोहन को देने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी लेते समय वो मना नहीं कर पाई और यहाँ आते समय रोहन की वही घड़ी पहनकर यहाँ आने की जिद को भी वो टाल नहीं सकी, क्योंकि रोहन के पापा भी चाहते थे कि उसकी बहन का दिया तोहफा हर कोई देखे। इसी दौरान मोहन नन्हे कदमों से वहाँ आया। मोहन का चेहरा सूखा हुआ था, उसकी आंखें लाल थी। वह आशा देवी के सामने जा खड़ा हुआ और बोला, दादी आप चंदू को कुछ मत कहिएगा,
मैंने वह घड़ी ली है। आशा देवी अब शांत स्वर में बोली, तुमने ये घड़ी बिना बताए क्यों ली? क्या तुम नहीं जानते कि दूसरों की चीजें उसे बिना बताए लेने को हम चोरी कहते हैं? मोहन अब धीमे स्वर में बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है दादी। मेरे मन में उसे चोरी करने की कोई भावना नहीं थी। मैं तो बस उसे अपने दोस्तों को दिखाने के लिए लेकर गया था। दोस्तों से जब मैंने उस घड़ी के बारे में बताया तब वो लोग उसे देखने की जिद करने लगे थे। यदि मैं रोहन भैया से वो घड़ी मांगकर मेरे दोस्तों को दिखाने के लिए ले जाने की इजाज़त मांगता तो वो मुझे कभी परमिशन नहीं देते। इसलिए मैंने उसे चुपके से टेबल से उठाकर लेकर गया था, यही सोचकर कि शाम को दोस्तों को दिखाने के बाद उस घड़ी को टेबल पर रख दूंगा। पर जब आप लोग उसे ढूंढने लगे तब मैं बहुत डर गया था, इसलिए तब मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया। पर जब आपने चंदू को इस घर में आने जाने, सुबह के नाश्ते और दोपहर के भोजन और पढ़ाई लिखाई पर पाबंदी लगा दी तब मुझे बहुत दुख हुआ। इसलिए मैंने आप लोगों को यह सब बताना बेहतर समझा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती की सज़ा किसी और को मिले। मोहन के बयान पर सब लोग खामोश खड़े थे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद आशा देवी बोलना शुरू की, मुझे शुरू से पता था कि यह घड़ी तुमने ही ली है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था तुम्हें लेते हुए, पर मैं केवल यह चाहती थी कि तुम अपनी गलती खुद स्वीकार करो। मैं तो केवल यह देखना चाहती थी कि मेरा पोता कितना ईमानदार है। चंदू की गलती न होते हुए भी उसे खामियाजा भुगतना पड़ता, यह देखकर तुम्हारे मन में जो पीड़ा होती उसे तुम सहन नहीं कर पाते बेटा। आज तुम्हें पता चल ही गया होगा कि अपनी गलती स्वीकार कर लेना कितना सहज है। बस थोड़ा साहस चाहिए उसे ईमानदारी से स्वीकार करने के लिए। जीवन में हम कभी न कभी गलती तो करते ही हैं, पर उसे ईमानदारी से स्वीकार करने की कोशिश शायद ही कोई करता होगा। इसके बाद आशा देवी प्रमिला से बोली, तुम तो दोपहर को मेरी बातें सुनकर शायद यही सोच रही थी कि माँ जी इतनी लापरवाह व्यक्ति की तरह बातें क्यों कर रही है। पर बहू, मैं भी क्या करती? अगर मैं ऐसी बातें न करती तो मोहन कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। उसे कभी ये एहसास ही नहीं होता कि गलती कोई और करे और सजा उसकी कोई और भुगते। इससे बड़ा दुख हो ही क्या सकता है। मैं यह दावे के साथ कह सकती हूँ कि मोहन अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसे यह एहसास हो गया है। मुझे पता था कि कल सुबह से पहले तुम मालती दीदी को कुछ नहीं बोल पाओगी, इसलिए मैंने यह निर्णय लिया। और यदि मोहन आज शाम तक अपनी गलती स्वीकार नहीं करता तब मुझे ही सारी बातें बतानी पड़ती। मैं चाहती तो मोहन को डांट फटकार कर या तुम्हें यह कहकर कि तुम मेरे पोते को क्या सिखा रही हो, यह सब करके आसानी से वह घड़ी वापस ला सकती थी। पर तब उसे अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होता। आज के बाद वो ऐसी गलती फिर दोबारा कभी नहीं करेगा, देख लेना। सासू माँ सोफे पर बैठते हुए बोली। प्रमिला और शारदा दोनों ही उस दिन आशा देवी के अनुभव, विचार और ज्ञान से रूबरू हो गई और दोनों को ही बच्चे को सही राह दिखाने की एक नई शिक्षा मिली। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसी नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन से प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।